तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो नैसर्गिकता, वातावरण, है ना। ये कहाँ से शुरू हुई? वातावरण का दबाव, ये वाली बात आई थी, है ना। तो क्या सूत्र है वो? वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य एवं सापेक्षता है। तो इकाई और वातावरण, ये दो चीज हो गई ना, है ना। वातावरण का स्रोत क्या है? नैसर्गिक इकाइयां, है ना। तो नैसर्गिकता से ही वातावरण है। तो इकाई और उसके वातावरण, है ना, ये सापेक्षता है ना। इसमें दबाव, है ना, ये दबाव जो बनता है इकाई के ऊपर, उससे उसमें कुछ प्रभाव बनता है, उससे उसकी कुछ दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, ये मूल बात है इसमें। सापेक्षता ही ह्रास व विकास का प्रभावशाली तथ्य है। तो अब ये जब परिवर्तन होता है, या तो ह्रास की ओर होता है या विकास की ओर होता है। ठीक है ना। जैसे पेड़ की विरचना जो है वातावरण के दबाव में ही है। इसकी सिग्निफिकेंस चार अवस्थाओं के अर्थ में बहुत जबरदस्त है इस बात की, कि वातावरण जो है, वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य एवं सापेक्षता है ना। इसकी सिग्निफिकेंस चार अवस्थाओं के अर्थ में जो क्षमता विकास है, इसको अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, है तो ये परिचय लेवल शिविर की बात, लेकिन ये आप लोगों के सामने शायद नहीं आई होगी, मैं रख देता हूं। अभी हम जैसे बात करते हैं कि पदार्थ अवस्था से विकसित प्राणावस्था, प्राणावस्था से विकसित जीवावस्था, जीवावस्था से विकसित ज्ञानावस्था। ये जो विकसित शब्द इधर बोल रहे हैं, ये रचना क्रम के अर्थ में बोल रहे हैं, है ना। ये विकसित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ क्षमताएं अधिक हो रही हैं। इसको विकसित विकास के अर्थ में नहीं बोल रहे। विकास जो है, सहस्तित्व में विकास क्रम विकास, है ना। विकास का अर्थ है ऐसा परिवर्तन, ऐसी उन्नति जिसका कोई लौटना नहीं होता, जिसमें कोई, यानी इरिवर्सिबल प्रोग्रेस, इसको विकास कहते हैं। तो ऐसी तीन ही है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। यही तीन विकास है ना, अगर हम एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में देखेंगे। लेकिन अब हम जब विकास क्रम में भौतिक रासायनिक संसार को देखते हैं, तो एक रचना क्रम दिखता है ना, परमाणु से लेके मानव शरीर रचना तक। तो इसमें क्षमता विकास दिखता है एक प्रकार से, कि वो और अधिक प्रभावशील होते जाते हैं, और अधिक प्रभावशाली होते जाते हैं, अलग अलग प्रभावों को व्यक्त करते हैं। परमाणु जितने प्रभाव को व्यक्त करता है ना, उससे अधिक आयामों में अणु कर लेता है ना। तो ये जो पूरा रचना क्रम जो सज रहा है, इसमें हम देखते हैं पदार्थ अवस्था एक प्रकार से होती है, फिर वनस्पति संसार एक अलग प्रकार से होने लगता है, और जिसमें पदार्थ अवस्था के स्वभाव गुण तो होते ही हैं, साथ में कुछ अधिक होता है। जीवावस्था में प्राणावस्था के स्वभाव गुण तो होते ही हैं, कुछ और अधिक होता है। ऐसे करके देखते हैं तो ज्ञानावस्था में सर्वाधिक होता है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर इसको देखने जाते हैं हम वातावरण के संदर्भ में, तो एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं इधर। ठीक है, तो दो इकाइयों का साथ आना, है ना, इसको
पदार्थ में क्या नाम दिया? संगठन, है ना। और ऐसे ही फिर ये दोनों साथ बनी रहती हैं। यानी फिर इसको हम साथ, इसको सहवास कह देते हैं। फिर ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं एक समय के बाद। इसको बोला विघटन। ये कहां बात चल रही है? पदार्थ अवस्था में। ठीक है। संगठन के लिए एक भाषा और इस्तेमाल कर सकते हैं, रचना। ये रचनात्मक प्रक्रिया है, ये विरचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। इसके लिए जो कारण है, संगठन होने का कारण क्या है? पदार्थ के संगठित होने का कारण वातावरण का दबाव। जैसे अभी मानसून आ गया है ना, तो पानी, हवा में नमी आ गई। ये नमी, जहां जहां नमी को स्वीकारने वाली चीजें हैं, लोहा है, नमी को स्वीकार के जंग बन जाता है। तो वातावरण के दबाव में जंग बनाना, है ना। कहीं पे नमक होगा, वो पानी को, नमी को स्वीकार लेगा खट से, तो वातावरण के दबाव में वो स्वीकार लेता है। ठीक है। तो संगठन का कारण क्या है? कारण इसका कारण है वातावरण का दबाव। विघटन का कारण क्या है? वातावरण का दबाव। सहवास का कारण क्या है? वातावरण की अनुकूलता। स्पष्ट होता है? एक कप पानी लीजिए, है ना। पानी तरल रूप में एक संगठन है, उसी को फ्रिज में रख दीजिए, ठोस हो जाता है। वातावरण का दबाव। ठीक है ना। जब तक ठंडे में रखेंगे तब तक ठोस रहेगा, यानी वातावरण की अनुकूलता में संरचना बनी रहेगी। वातावरण की अनुकूलता कम हुई तो फिर वो संरचना परिवर्तित हो जाएगी, यानी दूसरा वातावरण का दबाव आ गया। सिंपल है ना। ठीक है। तो पदार्थ अवस्था में संगठन का कारण भी वातावरण का दबाव, विघटन का कारण भी वातावरण का दबाव, और सहवास का कारण भी वातावरण की अनुकूलता। तो वातावरण पे पूर्ण निर्भर। ठीक है। ये बात सबको स्पष्ट हो रही है? अब इसमें एक देखने वाली बात और जो है, संगठन जो क्रिया है, साथ आने की क्रिया है ना, हर क्रिया की कोई अवधि होती है, यानी उसमें कुछ समय लगता ही है। तो साथ आने में जो समय लगता है, कुछ समय लग रहा, मान लीजिए कुछ टाइम लगा, कुछ मिनट लगे, कुछ घंटे लगे, जो भी लगे। फिर अलग होने के लिए कुछ समय लगता है ना। और
साथ बने रहने का भी कोई समय होता है। सपोज इसका समय हम बोल देते हैं x है, इसका y है और इसका z है, ठीक है ना। इसमें से अधिक कौन सा है, कौन सा ज्यादा देर तक बना रहता है? z, इसकी अवधि ज्यादा है। बना रहना ज्यादा अवधि की घटना है, साथ आना छोटी सी प्रक्रिया है। हमारी प्राण कोशिकाएं जो बनती हैं वो थोड़े से समय में बन जाती हैं, फिर बनी रहती हैं, फिर थोड़े से समय में मर जाती है। मानव का शरीर 9 महीने में बन जाता है, ठीक है, कुछ मिनटों में मर जाता है। बना कितने वर्षों तक रहता है? पेड़ है ना, बीज के रूप में जब उसको अनुकूलता मिलती है थोड़े समय में अंकुरित हो जाता है, थोड़े समय में मर जाता है, लेकिन बना कितने समय तक रहता है ना। तो बने रहने की अवधि, सहवास की अवधि बड़ी अवधि है। इससे क्या होता है, जो सहवास से प्रभाव प्रकाशित हुआ, प्रभाव को ही गुण कहते हैं, है ना। तो जो गुण प्रकाशित हो रहे हैं उसकी उपलब्धता प्रकृति में बनी रहती है एक लंबे समय तक, ठीक है। हाँ, बने रहने में, सहवास में, भाई ये दो का अलग अलग आचरण था, मिलके नया आचरण आ गया, तो नया आचरण आ गया तो नया प्रभाव आ गया, तो नया प्रभाव एक गुण के रूप में प्रकृति में उपलब्ध हो गया कुछ लंबे समय तक। थोड़ी देर बाद फिर वो चले जाएगा, लेकिन प्रकृति में बनने की और विघटन की, संगठन और विघटन की क्रिया निरंतर है। तो कुछ बन रहे हैं और कुछ विघटित हो रहे हैं, पर बहुत सारे बने रहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। धरती पे जब पानी पहली बार बना, एक समय था धरती पे पानी नहीं था, ठीक है, फिर धरती पे पानी बना। तो धरती पे जितनी मात्रा में पानी चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए? जितनी मात्रा से पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था का उदय हो जाए और वो बनी रहे, प्राणावस्था से जीवावस्था का उदय हो जाए और वो बना रहे, और जीवावस्था से ज्ञानावस्था का उदय हो जाए और वो बनी रहे। तीनों अवस्थाओं को सपोर्ट करने के लिए जितना पानी चाहिए वो बन गया, ठीक है। ये घटना विधि से होता है। पहली बार कोई भी चीज बनती है वो घटना विधि से होती है। लेकिन क्योंकि ये जड़ संसार है, इसमें कोई निरंतरता नहीं है। पानी जो बना मॉलिक्यूल, ये सदा सदा बना रहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बारी में बहुत सारा पानी बन गया, पर इनके पानी के मॉलिक्यूल्स की विरचना भी होगी। लेकिन प्रकृति में प्रावधान है कि आज भी पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी उनका संगठन हो रहा है, साथ में विघटन भी हो रहा है। संगठन और विघटन का संतुलन में एक निश्चित मात्रा में पानी बना हुआ है। धरती पे पानी की कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि जो संगठनात्मक क्रियाएं हैं इसकी भी परंपरा है, विघटनात्मक क्रियाओं की भी परंपरा है। दोनों में संतुलन होने की वजह से ये निश्चित मात्रा में पानी धरती पे बना रहता है। समझ में आता है? जैसे हमारे शरीर में प्राण कोशिकाएं बन रही हैं और प्राण कोशिकाएं मर भी रही हैं, दोनों निरंतर हो रहा है। हमारे शरीर में प्राण कोशिका की रहने की अवधि कितनी है? कुछ प्राण कोशिकाएं 2-4 दिन रहती हैं, कुछ ज़्यादा रह जाती हैं, पर एक निश्चित अवधि। तो हर प्रकार की प्राण कोशिकाएं बन भी रही हैं और मर भी रही हैं। जब बनने की तादाद अधिक होती है और मरने की कम होती है तो शरीर में वृद्धि हो रही होती है ना। गर्भ में भ्रूण से लेके एक युवा अवस्था तक शरीर बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा होता है? बनने की तादाद यानी संख्या और मरने की संख्या, इसमें बनने की संख्या ज्यादा है। बुढ़ापे में क्या होने लगता है? बनने की संख्या कम हो गई, मरने की संख्या अधिक हो गई, इसलिए झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, चीजें
क्षीण होनी शुरू हो जाती है, मसल्स कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है ना, युवावस्था से वृद्धा तक बनना और मरने का संतुलन रहता है, इसलिए शरीर वैसा बना रहता है। ठीक है ना, तो बने रहने के लिए अब देखिए इसमें स्टैटिक नहीं है, सब डायनेमिक होते हुए संतुलन है। बनना भी चल रहा है, प्राण कोशिकाओं का जिंदा होना भी हो रहा है, मरना होना भी हो रहा है, और शरीर बना रहता है। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। दोनों निरंतर हैं, संगठन भी विघटन भी और बना रहना भी। तो ये जो संगठनात्मक क्रियाएं हैं, इनकी भी एक परंपरा होती है। ये वातावरण से नियंत्रित है। विघटनात्मक की भी एक परंपरा होती है, ये भी वातावरण में नियंत्रित है। और बने रहने की भी एक क्रिया है जो कि वातावरण में नियंत्रित है। तो सतह के ऊपर, धरती की सतह के ऊपर, जिसको हम अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं, जहां पे सारा क्रियाकलाप हो रहा है ना, वहां पे खनिजों का बना रहना सर्वाधिक रहता है। धरती की सतह से ऊपर जाओगे तो कुछ वायु का, कुछ गैसेस का विरचना होती है, क्योंकि उधर से सोलर रेडिएशन आ रही है, ये सब हो रहा है, उसमें मॉलिक्यूल्स टूटते ही हैं। या धरती के गर्भ में जाओगे तो वहां पे भी जो जिस तरीके की कंडीशंस है, हाई प्रेशर, हाई हीट की, उधर भी रचनात्मक चीजें होती हैं, या कोई नई नई रचना बनती है। पर जो नीचे बनता है वो ऊपर आ जाता है। जैसे वॉल्केनो होता है, वो क्या कर रहा है, जो नीचे पदार्थ बन रहा है उसको ऊपर ला रहा है ना। हवा में जो हवा की मूवमेंट है वो क्या कर रही है, जो सर्कुलेशन की जरूरत है, नए जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको जहां जरूरत है वहां पहुंचा रहे हैं, जहां पानी बन रहा है वो वहां पहुंच रहा है। तो सारी मूवमेंट सेल्फ रेगुलेटेड है इस पूरे सिस्टम में। जैसे हमारे शरीर में हम खाना तो मुंह से खाते हैं और वो पहुंच एक एक कोशिका में जाता है, इसको करने वाला कोई नहीं है, सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है। फिजिकल, केमिकल, डायनामिक्स से सब हो रहा है। वो डायनामिक्स इतना अलाइंड है कि हर चीज, एक एक कण जो हम मुंह से ले रहे हैं, वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम में होकर एक एक प्राणी कोशिका तक पहुंच जाता है ना। तो ऐसे ही धरती का भी सिस्टम वैसा ही है, जिस चीज की जहां जरूरत है वहां पहुंचती है। और धरती के अंदर ये सब स्वचालित विधि से, स्वयं स्फूर्त विधि से हो रहा है। ये धरती की व्यवस्था है। उसमें पदार्थ अवस्था के अंदर संगठन क्रिया है, विघटन क्रिया है और सहवास, बने रहने की क्रिया है।